आज चर्चा करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में IAS से लेकर के वनडे एग्जाम तक, नेट, JARA, TGT, PGT सभी में 1 से 2 सवाल निश्चित रूप से शामिल होते हैं और ये कठिन भी होते हैं और बहुत आसान भी होते हैं। कठिन इस रूप में होते हैं कि इसमें तथ्यात्मक जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और आसान इसलिए होते हैं कि अगर इसको हम समुचित ढंग से अगर कार्य कारण सिद्धांत यानी वैज्ञानिक आधार पर अगर इसका अध्ययन करें तो हमें वो चीजें आसानी से ग्राह्य हो जाती हैं। अब हम लोग आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इस सभ्यता में हम पहला जो देखेंगे वो देखेंगे कि इस सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ, यानी ये सभ्यता विकसित कहाँ। तो आप जानते हैं कि जो भी प्राचीन काल में जो भी सभ्यताएं हैं, अब चूंकि ये नगरीय सभ्यता है तो प्राचीन काल में जितनी भी नगरीय सभ्यताओं का उद्भव और विकास हुआ वो किसी न किसी नदी घाटी में हुआ और उन नदी घाटी में पाए जाने वाले जो ग्रामीण संस्कृतियां थी वही अपने को शहरों के रूप में यानी नगरों के रूप में रूपांतरित। तो भारत में भी जो ये सभ्यता है, यह सभ्यता नदी घाटी यानी सिंधु नदी घाटी में आरंभिक अवस्था में माना गया कि ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी में ही उत्पन्न हुई। लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करें के बाद जो उत्खनन हुआ तो ये मुख्य रूप से सभ्यता सिंधु और सरस्वती 2 नदी घाटियों में विस्तृत हुई। अब वो विस्तृत हुई तो कहाँ हुई, भारत घाटी महाद्वीप के किस क्षेत्र में हुई, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये सवाल अक्सर करके पूछ लेता है कि सिंधु नदी घाटी की सभ्यता का उद्भव और विकास किन क्षेत्रों में हुआ, तो किन क्षेत्रों में हुआ, तो ये सभ्यता जो विकसित हुई वो पश्चिमोत्तर भारत में, यानी पश्चिमोत्तर भारत में जो पहले से नवपाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां थी, जो सिंधु सभ्यता की पूर्ववर्ती संस्कृतियां हैं, उन्हीं की पृष्ठभूमि में इसका निर्माण हुआ। अब ये पश्चिमोत्तर भारत में एक तरह देखा जाए तो सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता ही है, ये पश्चिमोत्तर भारत में पाई जाने वाली नदियों के किनारे हुआ। इसलिए इनकी जो स्थिति है, भौगोलिक जो स्थिति है, वो पश्चिमोत्तर भारत में है। अब अगर मान लीजिए पश्चिमोत्तर भारत में हुआ तो ये भारतीय महाद्वीप में इसका विस्तार है, यानी पश्चिमोत्तर भारतीय महाद्वीप में हुआ और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। ये दोनों महत्वपूर्ण विषय है। अभी कह रहा है कि अगर पश्चिमोत्तर भारतीय महाद्वीप में हुआ तो इसका मतलब है कि इस सभ्यता का विस्तार, चूंकि आज जो महाद्वीप बटा हुआ है यानी दक्षिण एशिया विभाजित है अलग अलग देशों में, तो ये सभ्यता किन किन देशों में पाई जाती थी या किन किन देशों में सभ्यता का विस्तार था। तो अगर इसको देखें तो हम देखिए इसका जो मुख्य विस्तार है वो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और ईरान, यानी ये 4 देशों में इस सभ्यता का निर्माण हुआ। तो अगर मैप पर भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी देश भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ही स्थित है और इन्हीं देशों में इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। लेकिन अगर उस तरह अगर थोड़ा सा और इसको डीप में देखेंगे, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान और ईरान में इस सभ्यता का विस्तार कम पाया जाता है और भारत में इस सभ्यता का विस्तार सबसे ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है कि अभी तक लगभग में
जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसके 1401 से अधिक स्थल खोजे गए, यानी इसके जो शहर खोजे गए हैं, नगर खोजे गए हैं, उनकी संख्या 1401 से अधिक है। इस पे लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये सभ्यता इतिहास के गर्भ में समा चुकी थी और धीरे धीरे उद्घाटित हुआ। तो धीरे धीरे उद्घाटित हुआ तो जैसे जैसे इसके नगरों की खोज होती जा रही है, वैसे वैसे इस सभ्यता का विस्तार यानी क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और इसमें नए नए नगर शामिल होते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद तक जो स्थिति बनी हुई है आज तक, उसमें 1401 स्थल खुले और 1401 स्थलों में से 80% जो स्थल है वो भारत में स्थित है। यानी भारत में जो सरस्वती नदी घाटी है, उन्हीं के तट पर इन नगरों का निर्माण हुआ। यानी सबसे अधिक स्थल कहाँ है? भारत में 40%, यानी टोटल का जो 40% है जो नगर है वो पाकिस्तान में, 40% नगर पाकिस्तान। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में इसके एक शहर जो मिलता है, जो सबसे एक तरह से कहा जाए तो ये हिंदू कुश पर्वतमाला, यानी हिंदू कुश जो पर्वतमाला है उसके क्षेत्र में यहाँ एक स्थल खोजा गया है जिसका नाम है सोतुबुई। अब चूंकि सोतुबुई अफगानिस्तान और ईरान की सीमा में, अब अगर ईरान और अफगानिस्तान की सीमा में है तो जाहिर सी बात है कि संस्कृति का जो विस्तार होगा वो ईरान का। तो एक तरह से 4 देश भले ही शामिल है इसमें, लेकिन मुख्य जो ट्रांसलेशन है इस सभ्यता का वो है भारत। अभी हमने देखा कि उद्भव कहाँ हुआ और ये सभ्यता किन देशों में विस्तारित है, लेकिन हमने बताया कि ये सभ्यता भारत में ज्यादा इसका ट्रांसलेशन है और वो भी आरंभिक अवस्था में माना गया कि सभ्यता का ट्रांसलेशन सिंधु नदी घाटी में ही ज्यादा था। लेकिन बाद के उत्खननों में जब 1950 के बाद, स्वतंत्रता के बाद इसका उत्खनन किया गया तो देखा गया कि सबसे अधिक अगर ये शहर नगर पाए गए हैं सिंधु सभ्यता के, तो वो सरस्वती नदी घाटी में पाए गए। यानी सरस्वती का आशय ये है, सरस्वती नदी घाटी, यहाँ पे सबसे ज्यादा शहर खोजे गए। तो अब ये देखें, थोड़ा सा प्रश्न ये भी उठता है कि भारत में अगर ट्रांसलेशन है तो किन किन प्रदेशों में है। अब किन किन प्रदेशों में है, तो चूंकि पश्चिमोत्तर भारत है तो हमको ये देखना है कि जो सैन्य सभ्यता है इसका विस्तार हिंद महासागर से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी पूर्वी भारत से इसका कोई संबंध नहीं है, हिंद महासागर से इसका कोई संबंध नहीं है और भारत में अरब सागर से इसका संबंध है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन कहाँ है? पश्चिमोत्तर भारत में है। तो अब दक्षिण पश्चिम इस पे अगर मैप पर देखेंगे तो दक्षिण में इसका कोई विस्तार नहीं है और पूर्वी भारत में कोई विस्तार नहीं। तो ऐसे में इसका जो अगर देखें किन किन प्रदेशों में इसका विस्तार है, तो इसमें आता है भारत के कुछ प्रदेश है जैसे महाराष्ट्र हो गया, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो इस तरह देखिए जो मुख्य ट्रांसलेशन है सिंधु सभ्यता का भारत में वो इन्हीं प्रदेशों में है। अब इन्हीं प्रदेशों में है तो अब ये प्रदेश भी कहाँ स्थित है कि अगर देखेंगे थोड़ा सा, अगर महाराष्ट्र को लेंगे तो महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम है और बाकी जो इसके जो हैं वो सरस्वती नदी के, सरस्वती और
सिंधु नदी घाटी में ही स्थित है। यानी ये भी सरस्वती नदी राजस्थान में भी बहती है, पंजाब में भी बहती है, गुजरात में भी बहती है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इसका मेन जो कॉम्पिटिशन है वो सरस्वती नदी घाटी में, यानी सरस्वती और सरस्वती की जो सहायक नदियां हैं उन्हीं के किनारे इसका मुख्य कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो हमने ये देखा कि जो प्रदेश है कि कहाँ कहाँ भारत में विस्तार है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये भी उभर के सामने आती है कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सिंधु सभ्यता का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस तरह देखें, अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालें 1401 जो स्तर दिए गए हैं उसके आधार पर अगर क्षेत्रफल निकालें तो वर्तमान जो क्षेत्रफल है अगर सिंधु सभ्यता का पूछता है, ऐसा करके पूछा जाता है कि क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है। तो अगर वर्तमान क्षेत्रफल पूछेगा तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगर आरंभिक के जो अभी तक परंपरागत है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, जो शुरू में स्थापित मान्यता थी कि जब आरंभिक उत्खनन हुए थे उसमें माना गया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्र। यहाँ जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर व्यक्ति यही विकल्प में होता है जब भी आप कोई परीक्षा देते हैं, चाहे नेट देते हो, चाहे सिविल सर्विसेज देते हो या वनडे एग्जाम देते हो, तो इसी को अभी तक पूछते आया है। लेकिन अगर इसको भी उनको क्या होता है ध्यान रखना होता है क्योंकि इसका विस्तार जैसे जैसे नए शहरों का उत्खनन हो रहा है, जैसे जैसे इस सभ्यता पर मैंने काम हो रहा है, वैसे वैसे इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है। तो ये करेंट है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये भी उभर के आती है कि हमने लंबाई और चौड़ाई इसका देखा, फिर क्षेत्रफल देखा, फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कभी कभी कि जो इसका उत्तरवर्ती नगर कौन है, दक्षिणवर्ती नगर कौन है, पश्चिमवर्ती नगर कौन है और पूर्ववर्ती नगर कौन है। तो इसमें अगर उत्तरवर्ती हम नगर देख लें तो ये आप जानते हैं कि चूंकि यहाँ एक हमने सारी एक शहर आपको बताना भूल गए थे, जम्मू कश्मीर, यानी इससे ये 7 प्रदेशों में, भारत के 7 प्रदेशों में सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो जो जम्मू कश्मीर है ये उत्तरवर्ती शहर यहाँ खोजा गया जिसका नाम है मांडा। मांडा नामक शहर ये जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर में है और ये भी कभी कभी पूछा जाता है अक्सर करके कि ये मांडा किस नदी के तट पे। तो जो सबसे उत्तरवर्ती शहर है वो जम्मू कश्मीर में ढूंढा गया है और ये अगर उत्तरवर्ती शहर है तो किसी न किसी नदी के किनारे होगा, क्योंकि जितने भी भारत के आज भी वर्तमान में जितने भी बड़े नगर हैं वो समुद्र के तट पर स्थित हैं या फिर किसी न किसी नदी के तट पर स्थित है। तो अब ये तो बहुत पीछे यानी 4500 वर्ष पहले का इतिहास हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ सीमित संचार साधन थे उस अवस्था में नगरों का निर्माण, यानी एक नगरीय सभ्यता का निर्माण, तो वहां तो ये कंपलसरी हो जाता है कि कोई भी जो नगर होगा वो किसी न किसी नदी के किनारे ही होगा, क्योंकि उसको 2 चीजें चाहिए, एक तो यातायात का साधन, तो जो बड़े महत्वपूर्ण यानी बड़े जो मैंने बड़े पैमाने पर जो सप्लाई होती थी, यानी वस्तुओं को इधर से उधर ले जाया जाता था प्राचीन काल में, तो वो नदी यानी जल मार्ग का उसको प्रयोग किया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सिंचाई के लिए पानी,
सिंचाई और पशुओं के पीने के लिए पानी भी नदियों से उपलब्ध हो जाता है। और तीसरा, अब सिंचाई के लिए भी हो जाता है और पशुओं और मानवों के लिए पीने के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाता है, पशुओं और मानवों के लिए। तो इसीलिए जो भी शहर प्राचीन काल में निर्मित किए गए वो इनको ध्यान में रख करके किया गया। इसीलिए जो श्री तमिलनाडु के अधिकांश शहर हैं, मैक्सिमम जो शहर चुने गए हैं, वो किसी न किसी नदी या महत्वपूर्ण नदी या उन नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके तट पर ही बसे। तो अब जम्मू कश्मीर में उत्तरवर्ती इसका आसमान खोजा गया, तो अब जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर ध्यान देंगे हम लोग, चिनाब नदी के तट। अब चिनाब नदी के थोड़ा सा और अंदर जाता है, तो कभी किसी बड़ी परीक्षा में शामिल हो जाए तो ये पूछ लेना है कि मानना चिनाब नदी के किस तट पे, यानी नदी बह रही है किस तट पे, क्योंकि किसी न किसी तट पे ही बसेगा, चाहे उत्तरवर्ती हो चाहे दक्षिण। तो अब ये दाएं तट पर बसा हुआ, दाएं तट। अब हम लोग ये देखते हैं, हमने उत्तरवर्ती शहर देखा जो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के दाएं तट पर बसा। अब हम दक्षिणवर्ती शहर देखें। दक्षिणवर्ती जो शहर है दायमाबाद, ये शहर महाराष्ट्र में, ये शहर कहां है? महाराष्ट्र। अब अगर ये शहर महाराष्ट्र में है तो ये भी एक प्रश्न उठेगा कि किसी न किसी नदी के किनारे। तो इसमें दो तरीके से चीजें समझनी होती हैं। एक तो ये अगर इसको देखेंगे डायरेक्ट किसी नदी के किनारे तो भीमा नदी है, यानी प्रवरा नदी। तो ये चीज पूछी जाती है। और दूसरा ये पूछा जाता है कि प्रवरा किसकी सहायक नदी है, तो ये भीमा की सहायक नदी है। और एक बार थोड़ा और डीप किया गया इसको, तो ये पूछा गया कि अब चूंकि प्रवरा की भीमा की सहायक प्रवरा नदी है, तो भीमा भी एक सहायक नदी है। और ये कृष्णा नदी है, यानी कृष्णा की सहायक नदी है। तो अगर कृष्णा की सहायक नदी है तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि दायमाबाद किस नदी के तट पे। तो सिंपली तो ये पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होता है प्रवरा नदी। अब अगर प्रवरा नदी नहीं है तो भीमा नदी, और भीमा नदी नहीं है तो कृष्णा नदी। तो ये हमने देखा कि दक्षिणवर्ती शहर। अब थोड़ा से विवाद है इसके लेकर के कि अगर मैच पर देखेंगे तो दक्षिण में जो दक्षिणवर्ती नगर है वो दायमाबाद नहीं आएगा। ये काशी है गुजरात का, जिसका नाम है भगत राव। तो भगत राव कभी पूछता नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी हमने आपको क्लू दे दी कि अगर आगे मान लीजिए कि कभी ये हो जाएगी, लेकिन मैप पर आप बताइए एक्चुअल तो कौन सा शहर सबसे दक्षिण है। तो सबसे दक्षिण में गुजरात का शहर है, वो है भगत राव। अब थोड़ा सा हम इस पर विचार करते हैं कि पश्चिमी सीमा कौन सी है और ये पश्चिमवर्ती नगर कौन है। तो ये है सुक्कागेंडो, यानी ये जो शहर है सबसे पश्चिमी शहर है। और एक तरह से ये बंदरगाह नगर था। अब बंदरगाह नगर था, ये बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान। तो यहाँ थोड़ा सा हमको जानना होगा। अगर नदी के स्तर पर थोड़ा सा जाएंगे तो नदी है दास्क नदी है, जिसका नाम है दास्क नदी, यानी दास्क नदी के तट। तो इस तरह देखें तो जो सबसे पश्चिमी शहर है सभ्यता का वो सुक्कागेंडो है, जो दास्क नदी के तट पे है और बलूचिस्तान में है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये बंदरगाह और सबसे पश्चिमी। अब पूर्वी शहर अगर आप देख लेंगे इसमें थोड़ा सा, तो अगर पूर्वी को हम देख लें तो पूर्वी शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सबसे पूर्वी नगर है, इसके आगे कोई विस्तार नहीं
प्राप्त होता है, कोई शहर के साथ से नहीं प्राप्त होते। लेकिन ये एक शहर खोजा गया है, ये भी सिंधु सभ्यता का उत्तरवर्ती चरण का शहर है, यानी पोस्ट हड़प्पा का शहर है। इस पे चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन देखते हैं वो शहर कौन सा है। आलमगीरपुर, इसका नाम है आलमगीरपुर, यानी ये शहर। तो यहाँ भी एक फिर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उधर के सामने आएगा, वो आपको आएगा कि ये किस नदी के तट पे है। तो ये यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पे है, यानी ये शहर किस नदी के तट पे है, हिंडन नदी। अब हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। तो ये हो इस तरह हमने देखा कि जो सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण हमने देखा 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम हमने देखा 1600 किलोमीटर। फिर हमने देखा कि उत्तरी शहर कौन है, सबसे उत्तरवर्ती शहर कौन है। तो हमने देखा मांडा। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के दाएं तट, यानी मांडा शहर जो बसा था चिनाब नदी के दाएं। फिर हमने देखा जो पूर्वी दक्षिणवर्ती शहर है वो है दायमाबाद, और दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित है, और ये प्रवरा नदी भीमा की सहायक नदी है और भीमा कृष्णा की सहायक। तो इस तरह यहाँ थोड़ा सा सवाल पूछने के लिए उसके बाद ज्यादा ऑप्शन है और इस पे आपको उलझा सकता है। तो हमको उलझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात जाननी है कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर जिला पूछेगा तो औरंगाबाद। तो अब ये होता है कि पश्चिमी शहर कौन है। तो पश्चिमी हमने देखा सुक्का बेंगलोर है, ये दास नदी के तट पे है, बलूचिस्तान में है, और ये बंदरगाह में है। पूर्वी हमने देखा तो पूर्वी शहर जो है आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है, हिंडन यमुना की सहायक। इस तरह हमने देखा कि क्षेत्रफल और स्थिति और संबंधित नगर और इसकी सीमा और उद्भव के बारे में हमने चर्चा की। अब हमारे पास थोड़ा सा हम ये देखें कि इसको जानने का साक्ष्य क्या है। तो हमको ध्यान देना होगा यहाँ कि इसका काल हमने इसमें इंडिकेट किया है कि 2350 BC से 1750 BC है, यानी इतिहास के 2300 ऐसे कालखंड में है कि जो 2350 BC से 1750 BC माना जाता है। और इसका ये ऐतिहासिक रूप से अगर देखेंगे तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है, यानी इसको आद्य ऐतिहासिक के काल के अंतर्गत इसको रखते हैं सिंधु नदी घाटी को। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर करके पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का अध्ययन हम किस कालखंड में या किस कालखंड के दायरे में रख कर करते हैं। तो है आद्य ऐतिहासिक काल। तो अब आद्य ऐतिहासिक काल में हमको समझना होगा कि इतिहास के विभाजन पर पीछे की क्लासों में हमने चर्चा की थी। तो आद्य ऐतिहासिक काल एक प्रवृत्ति है जो इतिहास के निर्माण के साधनों के अनुसार निश्चित किया गया है। यानी इतिहास निर्माण के लिए दो चीजें हमको होनी चाहिए, यानी मुख्य होता है स्रोत और स्रोत होता है साहित्यिक और पुरातात्विक। यानी दो स्रोत होते हैं जिसकी हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये देखिए कि जब दो स्रोत यानी जब इतिहास को जानने के लिए, किसी भी काल के इतिहास का निर्माण करने के लिए हमको दो स्रोतों की जरूरत पड़ती है। वो स्रोत होता है, पहला जो स्रोत होता है वो साहित्य होता है और दूसरा होता है पुरातत्व। अब पुरातत्व, अब किसी भी काल के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए इन दोनों स्रोतों का मिलना जरूरी है, और मिलना ही जरूरी है। उन स्रोतों की उपयोगिता भी होनी चाहिए, उससे हमको जानकारी भी मिलनी चाहिए। अब अगर ये दोनों स्रोत हमारे लिए उपलब्ध भी हैं और उपयोगी भी हैं, तो अब उपयोगी है तो इतिहास स्पष्ट हो जाए। लेकिन सिंधु सभ्यता में विडंबना ये है कि यहाँ से दोनों स्रोत मिले हैं, यानी पुरातत्व और साहित्य दोनों मिले। लेकिन यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि साहित्य की जो है अपठनीय है। अपठनीय कहने का मतलब ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है।
तो जब हम पढ़ ही नहीं सके तो उसकी सहायता से हम सिंध सभ्यता के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो समस्या ये होती है तो फिर सिंध सभ्यता को जानते कैसे? तो सिंध सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है वो होता है पुरातत्व। अब वो पुरातत्व क्या है कि पुरातत्व तो ऐसी चीज नहीं है कि खुद बोले या कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको देख करके आप मानते हैं। पुरातत्व वो भौतिक अवशेष होता है जिसका प्रयोग किसी कालखंड में मानव समाज के द्वारा किया जाता है। जैसे भवन हो गए, मृदभांड हो गया, मुद्रा हो गया, मुहरे हो गई, मूर्तियां हो गई, करने का मतलब ऐसे सभी चीज पुरातत्व के दायरे में आते हैं जिसका भौतिक उपलब्धता हो। भौतिक उपलब्धता का मतलब जिसको हम छू सके और देख सके। यानी अगर दो चीजें अगर हैं तो इसको हम भौतिक रूप से इसकी उपस्थिति मान सकते हैं, उसे पुरातत्व कह सकते हैं। ये अभिलेख भी हो सकते हैं। अब सिंध सभ्यता से एक अभिलेख भी मिला है जो धौलाविलास मिला है जिसमें 9 अक्षर दर्ज हैं और वो इस तरह बना हुआ है नेम प्लेट की तरह। लेकिन जब उसको पढ़ नहीं पाए, लिख का वाचन नहीं कर पाए तो फिर उससे हमको कोई जानने की सहायता नहीं मिलती। तो जब जानने की सहायता नहीं मिलती तो फिर हमारी जो निर्भरता होती है वो नीचे होती है पुरातत्व। तो अक्सर इस पे भी चर्चा होती है कि सिंध सभ्यता का अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं। तो अब किसके आधार पर करते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक ही साक्ष्य उपलब्ध है, वो है पुरातत्व। लेकिन अगर पुरातत्व के आधार पर करते हैं तो भी यहाँ थोड़ा सा हमको ये विचार करना होगा कि ये चूंकि शहरी सभ्यता थी तो शहरी सभ्यता है तो इसका जो आधार होगा, बेस होगा, वो होगा व्यापार और वाणिज्य। और व्यापार वाणिज्य में जो महत्वपूर्ण होगा वो आयात और निर्यात। तो आयात निर्यात, तो आयात अगर करेंगे तो किसी विदेशी से करेंगे, किसी दूसरे देश से करेंगे, समकालीन सभ्यताओं से करेंगे। जो आप देख सकते हैं कि जो समकालीन सभ्यताएं हैं वो मिस्र है, मेसोपोटामिया है, सुमेर, क्रीट, ये कहने का मतलब बाल्टिक सागर की तट पे जो बसे हुए जो सभ्यताएं थी उससे भी इसका गहरा संबंध बहरीन से था। तो ये कहने का मतलब इनसे हम व्यापार करते थे, यानी सिंध सभ्यता से वस्तुएं ले जाते थे, यहाँ बेचते थे। क्योंकि सिंध सभ्यता या किसी भी शहरी सभ्यता का चाहे वर्तमान हो, चाहे अतीत हो या भविष्य में भी देखें तो उसके बने रहने का, उसके विकास का एकमात्र जरिया है वो जो व्यापार और वाणिज्य। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो आप वो सभ्यता बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। और सिंध सभ्यता के साथ भी यही हुआ कि जैसे कि इन दोनों जो उसकी विशेषताएं थी इसमें ह्रास हुआ तो सिंध सभ्यता का भी पतन हो गया, जिसमें हम अगले भाग में चर्चा करेंगे, यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि इन देशों से ये संपर्क करते थे तो इन देशों में जो लिपि प्राप्त हुई है या जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, जैसे सुमेर से हमको एक वो मिलता है, अभिलेख मिलता है जो वहां का राजा था सारगन। अब सारगन का 2350 बीसी का एक अभिलेख मिलता है, 2350 बीसी का। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो मेसोपोटामियन जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी, उसको आसानी से पढ़ा जा सका है। लेकिन जो सिंध सभ्यता की लिपि है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बताते हैं यहाँ समझने के लिए कि सिंध सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि है और ये भारत की मूल लिपि है। और ये इसको हम गोस्त्रोफेदर लिपि कहते हैं,
क्योंकि ये दाएं से बाएं लिखा जाता है और फिर बाएं से दाएं लिखा जाता है। और इस तरह ऐसे में हम इस लिपि को स्पष्ट नहीं कर पाए। लगातार पढ़ने का प्रयास हो रहा है लेकिन इसे कोई अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं है। अब यहाँ से जो ये अभिलेख मिला है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सिंधु सभ्यता, यानी थोड़ा सा उसमें हम देखें तो इस 2350 बीसी से जो सागरकालीन अभिलेख है इसमें 3 शब्द उल्लेख किए गए हैं जिसका अर्थ स्पष्ट कर लिया गया है। मेरुहा, मकर और ढीलमू, यानी 3 शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। और आगे एक शब्द और आया है, कहा गया है कि सिंध सभ्यता से आने वाले यानी मेरुहा से आने वाले व्यापारी उर नामक बंदरगाह पर अपने सामान को यहीं पर नाव को रोकते थे, पड़ाव डालते थे और फिर यहीं से वस्तुओं का विनिमय करते थे यानी उसको बेचते थे और जो उनको आयात करना होता था उसको करते थे। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपसे सवाल अक्सर करके पूछा जाता है और लोग भूल जाते हैं। वो ये है कि तीनों शब्दों के अर्थ क्या है। ये 3 शहर हैं। 3 शहर मतलब इसका नाम, इसकी जो साम्यता की गई है वो मोहनजोदड़ो से की गई है। मोहनजोदड़ो से, जो सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर है मोहनजोदड़ो। अब इसको अगर मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का शहर है तो अगर मोहनजोदड़ो शब्द नहीं आता तो इसका मतलब है कि सिंधु का भी सिंपल सी बात है। मकर का अर्थ होता है मकरांतर। तो जब व्यापार वाणिज्य करेंगे तो विदेश व्यापार किस पे निर्भर है? जल मार्ग से निर्भर है। तो जल मार्ग से निर्भर है तो जाहिर सी बात है कि मकरांतर से होके जाएंगे। उसके बाद ढिलमुन। ढिलमुन इसकी जो साम्यता है वो है बहरीन। बहरीन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुमेरियन लेखों में इसके बारे में एक और जानकारी दी गई थी। ये महत्वपूर्ण व्यापारिक पड़ाव था। यहाँ पे सिंधु सभ्यता से जाने वाले व्यापारी जो मेसोपोटामिया सुमेर में जाते थे वो यहीं पर अपना एक पड़ाव डालते थे यानी कि जुटते थे और ये एक तरह से वस्त्र विनिमय की मंडी या वस्त्र संग्रहण की मंडी का भी कार्य करता था। यानी एक मंडी थी जहाँ व्यापारी कई क्षेत्रों के व्यापारी अपना पड़ाव डालते थे और वस्तुओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार परचेज करते थे, संग्रहण करते थे और फिर वहां से अगले देश के लिए ये जाते थे सामान को बेचने। अब ये जो बहरीन तट है, बहरीन आज भी है। तो अब इनका संबंध ये भी एक बार कभी बड़ा कठिन करने के लिए पूछता है कि सिंधु सभ्यता से जाने वाले व्यापारी यानी मिस्र, मेसोपोटामिया और सुमेर जो समकालीन सभ्यताएं थी तो किस मार्ग का अनुसरण करती थी। और यहाँ पे जो खुदाई हुई है, इन जो रूट है इसकी खुदाई भी बाद में हुई है और जहाँ से ढेर सारी सरायों का प्रमाण मिलता है। और इसी से होते हुए यानी मक्का बहरीन होते हुए ये यात्रा अपनी करते थे और मेसोपोटामिया पहुंचते थे। तो आल्चिन देवले नामक एक विद्वान है जिन्होंने इस रूट की खुदाई करवाई थी और जब रूट की खुदाई करवाई तो यहाँ से ढेर सारी सरायों का प्रमाण मिलता है। तो ये हमने देखा। अब चूंकि ये थोड़ा सा हमको साहित्यिक मिल जाता है लेकिन ये विदेशी प्रमाण है, देशी प्रमाण नहीं, यानी इसको हम देशी प्रमाण नहीं कर सकते क्योंकि देशी साहित्यिक प्रमाण तब मिलता कि जब हम सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ता तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसमें हमारी जो पूरी निर्भरता है वो पुरातत्व पर है, यानी पुरातत्व के सहारे ही हम इतिहास को स्पष्ट कर पाते हैं। अब इतिहास सिंधु सभ्यता का कैसा होगा? अब इतिहासकार जैसा पुरातत्व के अनुसार इतिहास को व्याख्यायित करेगा, जैसा उनके बारे में विचार करेगा। इसीलिए सिंधु सभ्यता से संबंधित इतिहास भी अस्थिर है, यानी इसके निर्माण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जैसे जैसे पुरातत्व नए उपलब्ध होते हैं वैसे इसके बारे में विचार करेगा। तो यानी आगे ऐतिहासिक काल में जो इतिहास है इसका मूल्यांकन भी, इसके मूल्य भी स्थिर नहीं है, यानी ये इसके कोई भी पक्ष बहुत स्थिर नहीं है।
अब इसका विस्तार अभी क्या है कि हम 1750-1700 BC जान रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि अभी बंगाल की खंभात की खाड़ी में एक शहर मिला है जिसको मान रहे इतिहासकार की 8,000 के आसपास। और चूंकि गुजरात में इस सभ्यता का विस्तार है, अब विस्तार में माना जा रहा है सिंधु सभ्यता के काल को फिर पीछे खिसका दिया और विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में यानी इसको कम से कम 10,000 BC पूर्व ले चला जाए। तो इस तरह हम देखेंगे तो फिर 14,000 वर्ष पहले सभ्यता उद्घाटित होती हुई थी। अब हमने उसमें देखा, अब थोड़ा सा हम इस पर विचार करेंगे तो संपर्क में हमने देखा कि इनका जो संपर्क है मिस्र है, मेसोपोटामिया, क्रीट, सुमेर और बाल्टिक तट के देश। तो यहाँ से जो व्यापारिक अवशेष मिले हैं सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली हैं, इन देशों की भी वस्तुएं सिंधु सभ्यता मिली हैं। तो ये भी एक पुरातत्व है जिससे सारे सिंधु सभ्यता का इतिहास उद्घाटित